आज मैं आपको समाजशास्त्र विषय के फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारतीय समाज का परिचय। इसमें उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग एवं समुदाय, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ भारतीय समाज तथा इसकी सामाजिक संरचना का जो संबंध है वो मुख्य रूप से परंपरागत भारतीय समाज की उन विशेषताओं से रहा है जो एक लंबे समय तक हिंदू संस्कृति के रूप में भारतीय समाज के जनजीवन को प्रभावित करती रही हैं। हमारी जो समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं भारतीय समाज की वो इस प्रकार हैं। ये 14 पॉइंट्स मैंने आपको दे रखे हैं। इसमें पॉइंट्स के माध्यम से मैं सारी डिटेल आपको समझा दूंगी। पहला पॉइंट हमारा है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मतलब होता है भारत में वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा तथा रीति रिवाज संबंध विभिन्नताओं में भी अखंड सार्वभौम एकता पाई जाती है। इतनी सारी विविधता होते हुए भी हमारे देश में अनेकता में एकता है। दूसरा हमारा आता है वर्णाश्रम तथा जाति व्यवस्था। वर्णाश्रम का मतलब होता है ये वर्णाश्रम और जाति के सिद्धांतों पर आधारित है। सामाजिक संगठन मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये हिंदू सामाजिक संगठन था। इसमें सबसे ऊंचा स्थान जो था वो हिंदू धर्म को दिया जाता था, हिंदू ब्राह्मण को दिया जाता था, दूसरा क्षत्रिय को दिया जाता था, तीसरा वैश्य को, चौथा शूद्रों को। इसमें सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों का माना जाता था, तत्पश्चात क्षत्रियों का, वैश्यों का तीसरा स्थान और उसके बाद सबसे निम्न स्थान शूद्रों का होता था। बहुत से विद्वानों ने हिंदू धर्म को सामाजिक पक्ष भी कहा है। वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था मुख्य रूप से हिंदुओं के सामाजिक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों ने भारतीय, ईसाई और मुसलमानों को प्रभावित किया। आज भी हमारे समाज में अनेक रूप से जाति व्यवस्था विराजमान है। जाति व्यवस्था का संस्करण इतना भयंकर है कि कोई भी समाज इससे बच नहीं पाया है। तीसरा हमारा आता है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली का मतलब होता है कई पीढ़ियों के लोग जब एक संयुक्त रूप में रहते हैं। वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में ये प्रथा आज भी चली आ रही है। संयुक्त परिवार में सबसे अधिक आयु का जो भी व्यक्ति होता है वो परिवार का कर्ता माना जाता है। उसके अनुशासन में ही सभी सदस्यों को रहना पड़ता है। अब वही परिवार का संचालन भी करता है, सभी प्रकार के निर्णय भी लेता है। अनेक गुणों और दोषों के बावजूद भी आदिकाल से आज भी हमारे समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान है। फिर हमारा आता है विवाह के विभिन्न स्वरूप। हमारे हिंदू शास्त्रों में विवाह के 8 स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन आज हमारे समाज में एक विवाह का प्रचलन है। वैसे हमारे समाज में एक विवाह और बहुविवाह 2 प्रकार के विवाह पाए जाते थे। एक विवाह का मतलब होता है एक स्त्री और पुरुष का विवाह होना, वो जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहते हैं। बहुविवाह का मतलब होता है बहुविवाह में 2 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। एक होता है बहुपति विवाह, दूसरा होता है बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह का मतलब होता है जब बहुत सारे पति होते हैं, एक स्त्री कई पुरुषों के साथ अपना विवाह करती है, उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। और बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है जब बहुत सारी पत्नियों से विवाह करना, यानी कि स्त्रियों से विवाह करना। बहुत सारी स्त्रियों के साथ जब विवाह होता है एक पुरुष का तो वो बहु विवाह कहलाता है, बहुपत्नी विवाह। फिर हमारा आता है पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। पितृसत्तात्मक परिवारों का मतलब होता है हमारे संसार में 2 प्रकार के जो परिवार थे वो पाए जाते थे। एक होता था पितृसत्तात्मक, दूसरा होता था मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक में सारी सत्ता पिता के हाथ में निहित होती थी, वही परिवार का कर्ता धर्ता होता था। दूसरा आता था मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक में सारी जो सत्ता होती थी वो माता के हाथ में निहित होती थी। इस तरह के जो परिवार थे वो मालाबार, नायरो, असम तथा असम के खासी, सिंड्रो आदि गारों में पाए जाते थे। ये जनजातीय लोगों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। आज हमारे समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता है। हमारा फिर आता है धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता का मतलब होता है आदिकाल से ही हमारे समाज में धर्म ने समाज को अपने नियंत्रण में रखा है। धर्म का समाज में महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है, जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, आत्मा की शुद्धि पर बल देता है। आत्मा की शुद्धि के द्वारा ही हम परम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं और आत्मशुद्धि से ही मनुष्य को मनोबल भी प्रदान होता है। धर्म में
जो अवधारणा होती है धर्म की प्रधानता में, उसमें दो तरह की धारणाएं निहित होती हैं। एक होता है स्वर्ग, दूसरा होता है नर्क। धर्म की प्रधानता के कारण ही भारतीय समाज में भाग्यवाद, पुरुषार्थ, आश्रम, पारलौकिकता तथा संस्कार व त्योहार आदि परंपरागत रूप से ही नहीं बल्कि इसके प्रमुख लक्षण बने हुए हैं। इसके बाद हमारा आता है ग्रामीण और कृषि समाज। ग्रामीण और कृषि समाज का मतलब है कि हमारे देश की, भारतीय समाज की 65% जनसंख्या आज ग्रामों में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। नगरीकरण की प्रक्रिया के बावजूद भी आज हमारे समाज में कृषि की प्रधानता अधिक है। कृषि ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय है। फिर आता है आपका सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं की बहुलता। संपूर्ण भारतीय समाज की जो प्रधानता है या जो भी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, वो सब विभिन्न भागों में देश के पाई जाती हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की प्रथाएं और परंपराएं प्रचलित हैं। कई बार वे एक दूसरे के विरोधी भी होती हैं। सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं भारतीय समाज में पाए जाने वाले भाग्यवाद के लिए आज उत्तरदायी भी हैं। फिर हमारा आता है कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म एवं पुनर्जन्म का मतलब होता है कि भारतीय समाज का एक अन्य लक्षण है ये। यहाँ कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर बहुत विश्वास रखा जाता है। अधिकांश व्यक्ति जो है वो कर्म पर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। और कुछ लोग जो होते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म को मानते हैं। वे सोचते हैं जैसा हमारे पहले हमने करा था उसके आधार पर हमें फल मिलेगा। तो हिंदू शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि कर्म फल के अनुसार व्यक्ति को परलोक में केवल सुख और दुख नहीं प्राप्त होता, बल्कि वो अपने कर्म फल के योग से दूसरा जन्म भी प्राप्त कर लेता है। इसके बाद हमारा आता है नंबर 10 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को हिंदू समाज का प्रमुख आधार माना गया है। हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ ही जीवन का लक्ष्य होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हमारा जो जीवन जीने का संतुलित ढंग जो होता है और अधिकार होता है, कर्तव्य का जो हम पालन भी करते हैं, वो सब हम पुरुषार्थों के द्वारा ही करते हैं। पुरुषार्थों के माध्यम से ही हमारा समाज जो है वो आज विभाजित भी है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना हमारे पुरुषार्थ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में ऋण की व्यवस्था भी है। ऋण के माध्यम से ऋण व्यवस्था जो आता है, आपका 11वां पॉइंट है ऋण व्यवस्था। हमारे यहाँ ऋण भी बताए गए हैं। इन ऋणों से मुक्ति पाना भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक अन्य प्राणी और मानव के प्रति कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ऋणों से मुक्त होना अनिवार्य होता है। हिंदू शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन मिलता है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण जो होता है, जब हमें देवता जन्म देती है तो हम देवताओं की ऋणी हो जाते हैं, इसलिए देव ऋण से मुक्ति लेना जरूरी होता है। ऋषि ऋण का मतलब होता है जब ऋषि मुनि यज्ञ के द्वारा हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं तो हम ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त करते हैं। पितृ ऋण, मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात हम अपने पितृ ऋण से मुक्ति पा लेते हैं। 5 महायज्ञ भी बताए गए हैं: देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। तीनों ऋणों और उनके अनुकूल यज्ञों का भारतीय समाज में विशेष महत्व भी है। इन सब से हमें मुक्त होना भी अनिवार्य होता है। फिर आता है हमारे संस्कार। संस्कारों में हमारे जो गौतम धर्म सूत्र है, इसके अनुसार हमारे 40 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन हम 16 संस्कारों का ही उल्लेख करते हैं, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ संस्कारों के बारे में। जन्म से लेकर मृत्यु के उपरांत तक हमारे संस्कार माने जाते हैं। गर्भाधान के आरंभ होने से ही हमारे समाज में संस्कार जो है वो शुरू हो जाते हैं। 13 आता है हमारा सहिष्णुता एवं समन्वय। सहिष्णुता और समन्वय जो है ये एक अनुपम विशेषता है हमारे समाज की। विभिन्न प्रजातियों के लोग आते रहे, परंतु भारतीय संस्कृति को मूल रूप से प्रभावित करने में वे सफल नहीं हो सके और इसी में घुल मिल गए। यही हमारे समाज की सहिष्णुता और समन्वय की विशेषता है। फिर आता है हमारा 14 अनुकूलनशीलता तथा सार्वभौमिकता। अनुकूलनशीलता जो है वो प्रकृति का महत्वपूर्ण
प्राकृतिक ने भी इसे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है, क्योंकि भारतीय समाज में समय के अनुसार परिवर्तन होने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता के अनुसार संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, ग्रामीण समाज सभी परिवर्तित हुए हैं और भारतीय समाज में जाति व्यवस्था तथा संयुक्त परिवार के पूर्णतः समाप्त हो जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिर आता है हमारा अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता का मतलब होता है कि जो भी हमारे समाज में घटक होते हैं, विघटन होते हैं, उन सबसे अनुकूलन करना। हमारा भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार के पूर्णतः समाप्त हो जाने की कल्पना भी हम नहीं करते, क्योंकि अनुकूलन ही हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण गुण है। तथा सर्वांगीणता। अब सर्वांगीणता के बारे में बताते हैं। भारतीय सामाजिक संगठन में निहित है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसकी मान्यता इसी सर्वांगीण प्रकृति का प्रतीक मानी जाती है। तो इस तरह से हमारी विभिन्न मौलिक विशेषताएं हमारे समाज को अन्य समाजों से विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं। अब कल मैं आपको उपनिवेशवाद के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही।